नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। सावन महीने का आज चौथा और आखिरी सोमवार है। महादेव का प्रिय महीना सावन अब समाप्ति की ओर है। 12 अगस्त को सावन खत्म हो जाएगा और भाद्रपद महीने की शुरुआत हो जाएगी। भोलेनाथ की भक्ति के लिए सावन का सोमवार बहुत उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रख सच्ची मन से रुद्राभिषेक करने से तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक का मतलब है भगवान रुद्र का अभिषेक, यानी कि शिवलिंग का मंत्र समेत अभिषेक करना। अगर सावन में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक ना कर पाए हो तो सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्राभिषेक कर भोलेनाथ की कृपा पाने का मौका है। कहते हैं कि सावन सोमवार के दिन शिव का रुद्राभिषेक करने से समस्त रोगों का नाश होता है और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। सावन का आखिरी सोमवार हर तरह से बेहद खास है क्योंकि इस दिन कई संयोग बन रहे हैं। यही वजह है कि आखिरी सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही है। सुबह से ही लोग सावन के आखिरी सोमवार पर भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं। शिव के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग शिव का अभिषेक करते नजर आ रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण गूंजायमान है और भक्तों की अपार भक्ति देखी जा सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। अनूप, आज सावन का आखिरी और चौथा सोमवार है। आज कृपा पाने के लिए कोई भी भक्त ये मौका चूकना नहीं चाहते हैं। तमाम शिवालयों में भारी भीड़ देखी जा रही है। लखनऊ में भी कई सारे शिवालय हैं, कई सारे शिव मंदिर हैं। क्या तस्वीर है वहां की? देखिए ऋषभ, सावन का महीना ऐसा पवित्र माह माना गया है। ऐसे में एक मान्यता है कि शंकर भोले भगवान इन दिनों मंदिरों में विराजमान हो जाते हैं कैलाश पर्वत से आकर के। और जब भगवान मंदिर में विराजमान हो जाएं तो भक्तों का नजारा कुछ ऐसा ही दिखता है। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह से ही यहाँ 4 बजे से लाइनें लग चुकी थी क्योंकि ये मनकामेश्वर मंदिर है। यहाँ की मान्यता भी है कि यहाँ से भक्त आकर के भगवान भोले बाबा के दर्शन करके और सच्ची श्रद्धा से जो भी अर्पण करता है उसको भगवान स्वीकार भी करते हैं और भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। शायद यही वजह है कि ये गोमती तट का किनारा जरूर है, लेकिन डालीगंज पुल से यहाँ तक लंबी लंबी कतार लगी है। महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग है। ये सुबह से ही खड़े हैं यहाँ पर। जिस तरीके से मंदिर की मान्यता है उसी हिसाब से लोग आते भी हैं। लखनऊ के साथ साथ आसपास जिले के लोग आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने और अपने भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कोई फूल माला, बेलपत्र इत्यादि तमाम सामग्री लेकर के आते हैं। कुछ दर्शन भोले बाबा की भी कराएंगे। अद्भुत तस्वीरें यहाँ पर हैं। अद्भुत जो शिवलिंग है यहाँ का उसको देखने के लिए भी, दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऋषभ, यहाँ की मान्यता भी है कि जब भोले बाबा जिस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ की जो महंत है दिव्यागिरी, उनका भी कहना है कि यहाँ की जो मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जो भी भक्ति से श्रद्धा से मांगता है उसको भक्त को पूरी होती है। और फिर भोले बाबा की सुरक्षा को लेकर भी कुछ बात कर लेते हैं। सुरक्षा कर्मी भी काफी तादाद में लगाए गए हैं। पूरा मंदिर सीसीटीवी से लैस है। सुरक्षा पल पल पे सुरक्षा हो रही क्योंकि महिला पुलिस भी लगाई गई है। अतिरिक्त पुलिस के साथ साथ लखनऊ में भी शिवालय भगवान शिव के मंदिर हैं, सभी की सुरक्षा व्यवस्था एक दिन पहले से बढ़ा दी जाती है जिस दिन सोमवार होता है। चूंकि सावन का आखिरी सोमवार है, आज भक्तों की ज्यादा भीड़ है, ज्यादा उत्साहित आखिरी सोमवार है और आज भक्तों की ज्यादा भीड़ है। अनूप, इसके अलावा आपके पीछे कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा तादाद महिलाओं की है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं और जो कन्याएं होती हैं वो बहुत ज्यादा शिवालयों में पहुंचती हैं। आपके पीछे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए। क्या मन्नत लेके आई हैं आज मंदिर में? अब बिल्कुल ऋषभ, ये बिल्कुल सही बात है कि महिलाओं में ज्यादातर जो बच्चियां होती हैं वो पूजा करने के लिए आती हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अनुप्रिया। आज भोले बाबा के दर्शन करने आई हैं, क्या मान्यता है, किस तरीके से? जी, आज सोमवार था तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी लेके थोड़ा भगवान के भी दर्शन कभी कभी कर लेने चाहिए, तो इसलिए आए हैं। लड़कियां ही ज्यादा पूजा करती हैं भोले बाबा का, क्या है? अरे मतलब कि मन की शांति के लिए और भोले श्रद्धा होती है अपनी अपनी। सोमवार है तो सोचा सावन चल रहा है तो पूजा दर्शन कर ही लें भोले बाबा के। आज सोमवार का दिन है, आखिरी सोमवार है सावन का। क्या मान्यता लेने आई हैं आप? वही सब, करियर सक्सेस,
सक्सेस मिले करियर में, मतलब करियर अच्छा बने आगे इन फ्यूचर। ऋषभ, ये बच्चियां हैं, वाकई आपकी बात सही भी है कि महिलाएं यहाँ पर ज्यादा हैं, हालांकि पुरुषों की भी लाइन खड़ी है, लेकिन ये बात भी सच है कि जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं शिव भक्ति ज्यादा करती हैं और यही वजह है कि जो सावन का महीना है उसमें लगातार जो कतारें लगी हैं, महिला पुरुष दोनों की लगी हैं, लेकिन महिलाओं की लाइन लंबी है, यानी जो महिला भक्तों की कतार लंबी है। जिस तरीके से अभी हमने कहा भी, कुछ लोगों से और भी बात कराएंगे। ये मैडम यहाँ पर खड़ी हैं, उनसे भी बहुत देर से बात करेंगे। आज सावन का आखिरी सोमवार है, आप पूजा करने आई हैं, क्या मान्यता है? मान्यता यही है, हम भोलेनाथ मेरे आराध्य हैं और आज लास्ट सोमवार है उनका। मैं व्रत भी हूँ, तो आज यहाँ का दर्शन करने आए हैं। भगवान शिव की पूजा खासकर महिलाएं या फिर कुमारी लड़कियां बहुत ज्यादा करती हैं। भगवान शिव की पूजा सब करते हैं, देव हो दानव हो, हर कोई भगवान शिव की पूजा करता है, उन्हीं को मानता है, क्योंकि वो सबके आराध्य हैं। बिल्कुल सही बात है ऋषभ, सबके आराध्य हैं निश्चित रूप से। जिस तरीके से देव दानव और मनुष्य सभी भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनकी जो आशीर्वाद वो भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा खास ऋषभ ये है, क्योंकि ये लखनऊ के साथ साथ पूरे जो आसपास के जिले हैं वहां के लोग भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और ये सावन का सोमवार ही नहीं, बाकी के सोमवार होते हैं उन पर भी आते हैं, यहाँ पर भीड़ लगती है। तो बाकी के सोमवार में भी भीड़ होती है अनूप, लेकिन आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है, तो आज काफी ज्यादा संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है और हर मंदिर में, हर शिवालय में ऐसी भीड़ देखने को मिल रही। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और वो करते हैं अगली खबर का। नोएडा में महिला से बदसलूकी मामले में बड़ी कार्रवाई है। आरोपी श्रीकांत के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। ओमेक्स सोसाइटी में अवैध कब्जे को हटाया गया है। बदसलूकी मामले में फरार चल रहा था आरोपी श्रीकांत त्यागी। आरोपी श्रीकांत की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो भी वायरल हुआ था। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपी श्रीकांत फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब तलाश कर रही है आरोपी श्रीकांत की। सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का मामला है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई। महिला से बदसलूकी मामले में बड़ी कार्रवाई। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां आज आगरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। आगरा को देंगे विकास कार्यों की कई सौगात। युवा मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगरा मेट्रो का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी मेट्रो परिसर में वृक्षारोपण भी करेंगे और अमृत महोत्सव की जागरूकता रैली को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो आज आगरा दौरा है सीएम योगी का। आगरा वासियों को कई सारी सौगात भी देंगे, कई सारे विकास कार्यों का शिलान्यास भी करने वाले हैं और अमृत महोत्सव की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज आगरा दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगरा को देंगे विकास कार्यों की कई सारी सौगात। युवा मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग के समापन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा आगरा मेट्रो का स्थानीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। मेट्रो परिसर में वृक्षारोपण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे सहयोगी प्रदीप रावत जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा है, मेट्रो का भी निरीक्षण करने वाले हैं, साथ में वृक्षारोपण भी करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम तय हैं आज? हाँ ऋषभ, जैसा कि आपने बताया कि आज मुखिया योगी आदित्यनाथ का प्रताप नगरी आगरा में कार्यक्रम है। यहाँ पर लगभग वो 2 घंटे रहेंगे और खेरिया हवाई अड्डे पर वो लगभग 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे और 12:15 बजे के आसपास यहाँ के कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचकर जो घर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का, उस कार्यक्रम की जागरूकता रैली को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर हूँ, ये यार्ड है और आप पीछे देख रहे हैं मेट्रो के अधिकारी तैयारियों को लेकर लगातार अपने आगे की तैयारियां में जुटे हुए हैं और यहाँ पर वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर डिजिटल अनावरण भी किया जाएगा ऋषभ। और इसके साथ साथ बता दें कि यहाँ पर पिछले 2 साल से ये तैयारियां लगातार जारी आगरा मेट्रो की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2.0 की सरकार में पहली बार ताज नगरी आगरा आ रहे हैं
और जो पिछले 3 दिनों से 6, 7 और 8 को युवा मोर्चा का प्रादेशिक परीक्षण वर्ग चल रहा है, उसका भी यहाँ पर समापन है। और परीक्षण वर्ग के अंदर वो लगभग 12:45 बजे के आसपास, 12:45 के आसपास वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पर युवाओं को एक जोश भरने का काम करेंगे। और ये जो परीक्षण वर्ग है समझा जा रहा है और जो निकल कर आ रहा है युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, क्योंकि लोकसभा 2024 और नगर निगम के जो आगामी चुनाव हैं उसको लेकर यहां से युवाओं को प्रेरणा दी जाएगी, सीख दी जाएगी। उसी को लेकर सारी की सारी कवायद चल रही है। और निश्चित रूप से योगी जिस तरीके से आपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ पर वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम करेंगे। और यहाँ पर जो एसएनजे है, एसएनजे गोल पर जो फतेहाबाद रोड पर स्थित है, वहां पर वो पहुंचकर लगभग 1 बजे के आसपास पहुंचेंगे और 1 घंटे रहेंगे और 2 बजे खेरिया हवाई अड्डे से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है और आगरा प्रशासन और पुलिस बल यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है। यहाँ पर लगातार पुलिस अधिकारी आ रहे हैं और फिर कल से जी प्रदीप, तो एक बड़ा कार्यक्रम है, एक लंबा कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का, और जिसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना भी हो जाएंगे और सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे अगली खबर का। आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं मंत्री राकेश सचान। वकील के साथ कोर्ट में सरेंडर करेंगे सचान, और सचान के वकील कोर्ट से बेल भी मांग सकते हैं। राकेश सचान के वकील ने सरेंडर की जानकारी दी है। कल मंत्री की कोर्ट से गायब होने की खबर भी आई थी। मामले में कोर्ट ने सचान पर एफआईआर का आदेश दिया था, जिसके बाद आज सचान सरेंडर कर सकते हैं और ये जानकारी उनके वकील ने दी है। कानपुर कैबिनेट में मंत्री राकेश सचान कोर्ट में पेश होंगे, सरेंडर भी कर सकते हैं। कोर्ट फैसला भी सुना सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिनव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिनव, कानपुर में कैबिनेट मंत्री आज कोर्ट में पेश भी हो सकते हैं, उनकी बेल भी मांगी जा सकती है, ये जानकारी पूरी वकील ने दी है। पूरा मामला क्या था ये भी बताएं और क्या कुछ तय होने वाला है आज। समय छात्र संघ का चुनाव चल रहा था, ऐसे समय वो अपनी लाइसेंसी राइफल देकर वोट डालने पहुंचे थे और जब वहां पर मौजूद पुलिस के अधिकारी ने उनसे उसकी परमिशन दिखाने को कहा था, तब वो परमिशन नहीं दिखा पाए थे। उसके बाद वर्ष 1989 में उनके ऊपर आईपीसी की सेक्शन 2025/30 के तहत ये मुकदमा पूरा दर्ज किया गया था और उसी में मुकदमा दर्ज होने के बाद चार्ज तय हुए, चार्ज के बाद गवाही हुई, गवाही के बाद जिरह हुई और जिरह के बाद फाइनल बहस पर अब ये मुकदमा चल रहा है। जिसके बाद परसों वो कोर्ट में पहुंचे थे, सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उनके वकील ने राकेश सचान की हाजिरी माफी कोर्ट में लगाते हुए कोर्ट से अपील की थी कि उनको आज की हाजिरी माफी दी जाए, जिसके बाद वो कोर्ट से बाहर चले गए थे। हालांकि उसके बाद उन पर आरोप लगे कि वो कोर्ट से फरार हो गए। इसके बाद देर रात तक ये इसी तरह से असमंजस की स्थिति बनी रही कि वो दोषी सिद्ध हुए हैं या कोर्ट से फरार हो गए। इसके बाद कोर्ट के एक लिपिक के द्वारा कोतवाली थाने में एक तहरीर दी गई थी कि सुनवाई के दौरान राकेश सचान यहाँ से चले गए। हालांकि उस तहरीर पर अभी तक कोतवाली में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसी बीच राकेश सचान सामने आए और उन्होंने कहा कि वो कहीं फरार नहीं हुए थे, वो लगातार अपने कार्यक्रमों में थे और आज फिर से कोर्ट में वो सुनवाई पर पहुंच सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं और इसके बाद आगे की बहस पूरी हो सकती है और शायद इस मामले में उनको सजा भी हो सकती है और रिहा भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। 2022 में रणविजय और पराजय का स्वाद चखने के बाद सीख, सबक और तैयारी के साथ सभी दलों के लिए अगला लक्ष्य है लोकसभा चुनाव 2024, जिसके लिए सत्ता पक्ष जीत के ग्राफ को जहां विस्तार देना चाहता है, तो वहीं विपक्ष बार बार हार से धराशायी होने के बावजूद बेहतर तैयारी से अपनी धसक का एहसास कराना चाहता है। इस क्रम में क्या कहता है सूबे का मौजूदा समीकरण, देखिए खास रिपोर्ट में। देश के सभी राजनीतिक दलों के लिए अब सबसे बड़ा टारगेट लोकसभा चुनाव 2024 है, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां अभी से जुट गई है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन के साथ आगे के चुनाव के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि पिछली कई चुनावी जंगों में उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी है और बीते दिनों सपा गठबंधन बिखरा हुआ भी नजर आया। लेकिन लगता है कि सपा की आगे की रणनीति जीत की है और जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने कवायद शुरू कर दी है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें सपा प्रमुख और सपा विधायक पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल नजर आ रही हैं। कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें काफी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब गठबंधन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। वहीं इससे पहले आजम खान के घर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों में आजम खान और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य साथ दिखाई दिए थे। दरअसल केशव देव मौर्य आजम खान के घर दावत पर पहुंचे थे। इस दौरान केशव देव मौर्य के सुर बदले बदले हुए भी नजर आए थे। उस वक्त केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव का बचाव करते हुए शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को निशाने में लिया था। उन्होंने राजभर पर कहा था कि उनकी डोर बीजेपी और आरएसएस के हाथों में है। इससे पहले आजम खान ने गठबंधन के नाराज दलों से बात करने की बात कही थी। फिलहाल अब तक के जो भी हालात सपा के लिए रहे हों, अखिलेश यादव ने चाहे अपनों से ही नाता क्यों न तोड़ा हो, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरह से अखिलेश पार्टी को फिर से मजबूत करने को लेकर बेहद सजग नजर आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद अखिलेश फिर से नया गुलदस्ता तैयार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पहला गुलदस्ता पूरी तरह से बिखर गया, अगर नया गुलदस्ता बन भी गया तो क्या उसका ख्याल अखिलेश अच्छे तरीके से रख पाएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव में जीत तय करने के लिए उनका सिर्फ एक ये सियासी दाव होगा? और क्या नया गुलदस्ता लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित कर पाएगा? क्योंकि पिछले कई चुनाव उनके लिए सिर्फ हार ही लेकर आए थे। सवाल कई हैं और इन सब सवालों का जवाब सिर्फ आने वाला लोकसभा चुनाव ही बता पाएगा। जनता टीवी के लिए डेस्क से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट। और करेंगे अगली खबर का। देहरादून में उत्तराखंड मंत्रिमंडल को लेकर अहम खबर है। स्वतंत्रता दिवस से पहले बांटे जा सकते हैं जिम्मेदारियां। सूत्र के हवाले से खबर है, कई निगमों, प्राधिकरण और आयोग की सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की दायित्व का दारोमदार भी सौंपा जा सकता है। सीएम धामी के जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अटकलें शुरू हो चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं सीएम धामी मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद भी खाली चल रहे हैं। जिम्मेदारियों को लेकर पार्टी के नेता इंतजार कर रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, स्वतंत्रता दिवस से पहले कई सारी जिम्मेदारियां बांटी जा सकती हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। जी, निश्चित तौर पर धामी इस समय दिल्ली दौरे पे हैं। वह कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की और सूत्र यह बता रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर जो पद हैं, कई सारे जो पद हैं वह खाली पड़े हैं, उन्हें भरा जा सकता है। कई जो 3 मंत्रिमंडल खाली हैं उन्हें भरा जा सकता है। इसके साथ ही जो आयोग हैं उनमें राज्य मंत्री का जो दर्जा है उन्हें जो तमाम सारे जो नेता है उन्हें मिल सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि 15 अगस्त के दिन जो मंत्रिमंडल का जी सुन पा रहे हैं नवीन, सुन पा रहे हैं नवीन, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मुख्यमंत्री कुछ वक्त हमें दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार वह कई केंद्रीय नेताओं से भी मिल रहे हैं। कयास ये भी लगाई जा रही है कि उनका दिल्ली दौरे के आने के बाद वो 15 अगस्त को जो तमाम सारे आयोग हैं उसमें राज्य मंत्री का दर्जा देना, कई सारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देनी है, इस पर मोहर लग सकती है। कई जो 3 मंत्रिमंडल खाली हैं उस पर भी मोहर लगने की संभावना है। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई थी, उन्होंने कड़ी मेहनत से विधानसभा चुनाव में मेहनत करी थी और उन्हें भी जिम्मेदारी मिल सकती है। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो टकटकी लगाए बैठे हैं। इसके साथ ही जो नेता हैं, जो पूर्व विधायक हैं और कई विधायक ऐसे हैं, इनको भी यह भी कयास लगा रहे हैं कि उन्हें भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी यह कहना साफ नहीं होगा कि 15 अगस्त के दिन यह मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्र यह बता रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन जो कार्यकर्ता हैं और जो तमाम सारे नेता हैं उन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, कैबिनेट में भागीदारी मिल सकती है। इसके साथ ही जो आयोग हैं उनमें राज्य मंत्री का दर्जा भी जो तमाम कार्यकर्ता और जो नेता हैं उन्हें मिल सकता है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारियों के लिए। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बता दें कि चैंपियनशिप में देश के करीब 250 क्लाइंबर प्रतिभाग लेंगे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर मौजूद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में 12 अगस्त से 14 अगस्त तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। यह उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। इस प्रतियोगिता से एशियन और ओलंपिक के लिए टीम का चयन किया जाएगा। इस नेशनल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 8 प्रतिभागी शामिल हैं। और जो हमारा नॉर्थ जोन है जिसके अंदर उत्तराखंड आता है, इसमें टोटल जो 25 पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से 8 उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड में से भी उन 8 में से भी 5 उत्तरकाशी के हैं। तो जिस स्टेट में और जो उत्तरकाशी में ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आने वाले समय में मुझे कोई शक नहीं है कि जो नेशनल चैंपियंस और इंटरनेशनल मेडल लाएंगे उसमें उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।